बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया है और मजीद संगीन तरीन मुकदमात में इमरान खान को नामजद कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले कोर कमांडर हाउस में हमले समेत अहम तरीन और संगीन तरीन दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब नामजद हो चुके हैं। फौजी अदालतों में इमरान खान के ट्रायल के हवाले से इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है और वो जो कंसिडरेशंस चल रही थी, वो जो डिस्कशंस चल रही थी, वो जो आप कह सकते हैं कि मुशावरत चल रही थी कि इमरान खान साहब का ट्रायल फौजी अदालतों में होना है या नहीं होना, जिस पर बहुत कुछ हुआ, बहुत सी चीजें सामने आई। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात भी हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इस वक्त ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं। क्या वो ये हतमी फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होना है, क्योंकि गिरफ्तारी जो है ना उस हवाले से अब एक बिल्कुल नए जज्बे के साथ उसकी कोशिश की जाएगी। और इमरान खान साहब के लिए मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि जो इस वक्त चीजें हैं वो इस तरफ रुख कर रही हैं और इस तरह का आप कह लें कि पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो रहा है कि इस मर्तबा इमरान खान साहब के अरेस्ट से पहले माहौल पूरा ऐसा सेट कर दिया जाए, फील्डिंग ऐसी लगा दी जाए कि खान साहब आसानी से बाहर ना आ सकें। इससे पहले तो जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार किया उस वक्त मंजरनामा आपने देख लिया, खान साहब बाहर आ गए और गिरफ्तारी जबरदस्त हो गई। बल्कि उल्टा अनफॉर्चुनेट 9 मई का इंसिडेंट जो है वो भी हुआ। मैं 9 मई के वाले से वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि उस दिन भी 9 मई वाले दिन भी मैंने यही बात कही थी और आज तक मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि काश 9 मई का दिन जो है वो हमारी जो मेमोरी है, हमारे हाफजे में से बिल्कुल इरेज हो जाए। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि किसी सियासी जमात या किसी इदारे, दो मंजर ऐसे थे जो उस दिन मैंने देखे और मेरा दिल टूटा। एक पाकिस्तानी के तौर पे मुझे अच्छा नहीं लगा। एक नाज़रीन किराम के पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को, पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, और पाकिस्तान का एक इदारा है जुडिशरी, पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम इदारा है, रियासत का बुनियादी सुतून आपकी जुडिशरी है, जिस तरह से हाई कोर्ट के इहाते में उस इहाते की तौहीन की गई और इमरान खान साहब का अरेस्ट और जिस तरह से व्हील चेयर से उठा के धक्के देकर ले जाया गया, वो बड़े तकलीफ दे विजुअल्स थे। और फिर उसके बाद तो उससे भी ज्यादा तकलीफ दे विजुअल्स के जो कुछ हुआ मुल्क के अंदर, चाहे वो शहदा की यादगारें हो, जिना हाउस वाला मामला हो या मुल्क के दीगर इलाकों जो कुछ भी हुआ, ये दोनों इंसिडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने दिल तोड़ के रख दिया था। और जारी बात है उसके बाद का मंजरनामा आपके सामने है कि किस तरह से इमरान खान साहब की पार्टी जो है उसका शिराजा मुंतशिर हो गया, बिखर गया और मुकम्मल तौर पे आप कह लें कि डिसमेंटल करने का जो प्रोसेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो इस वक्त बड़े जोरों शोर से जारी है। बहुत से लोग डट गए, बहुत से लोग अभी भी डटे हुए हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अब यहां पर 2-3 बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले अब तक की सबसे बड़ी खबर ले लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि ताकतवर हल्के और GHQ इस वक्त क्या सोच रहा है। सारे 9 मई के वाकयात पर दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात में एक बहुत बड़ी और अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। पुलिस राय के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान को दहशतगर्दी के मजीद 3 मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। पुलिस जराये ने बताया है कि चेयरमैन PTI को जिना हाउस हमला और अस्करी टावर हमले के मुकदमे में नामजद किया गया है। इसके अलावा इमरान खान को मॉडल टाउन वजीर आजम सेक्रेटेरिएट पर हमले के मुकदमे में भी नामजद कर दिया गया है। यानी 3 बड़े अहम तरीन जो मेन मुकदमे थे ना, एक था जी जिना हाउस जो कि कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह थी, उस पर हमला। उसके अलावा दूसरी आपका जो अस्करी टावर है, जो लिबर्टी के करीब अस्करी टावर पर हमला, और तीसरा मॉडल टाउन में नून लीग के दफ्तर पर कहा जा रहा था कि हमला हुआ है। और जाहिर बात है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है तो उनका वो सेक्रेटेरिएट या कैंप ऑफिस भी वही है। तो तीसरा हमला जो है जिसका मुकदमा दर्ज था और जिसमें इमरान खान साहब को नामजद किया गया है, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के सेक्रेटेरिएट जो कि मॉडल टाउन लाहौर में है उसमें नामजद कर दिया गया है। पुलिस जराये का कहना है कि लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत 7 मुकदमात दर्ज थे और अब मजीद मुकदमात में नामजदगी के बाद
عمران خان پر درج دہشت گردی کے مقدمات کی کل تعداد جو ہے وہ 10 ہو چکی ہے، جن میں یہ 3 جو مقدمات ہیں یہ سنگین ترین دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ یہ چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ انویسٹیگیشن کے بعد لاہور میں دہشت گردی کے 3 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو نامزد کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے بیانات کی روشنی میں انہیں نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق عمران خان پر 9 مئی واقعات پر پنجاب کے دیگر اضلاع میں دہشت گردی کے 19 مقدمات ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ملتان کے 3، راولپنڈی کے 2 مقدمات میں نامزد کیا گیا، جبکہ فیصل آباد کے 2، گجرانوالہ اور میاں والی میں ایک دہشت گردی کے مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ رواں سال 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں نے جو رد عمل دیا اور اس رد عمل کے بعد کی جو صورتحال ہے اور جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہے، وہ سارے ایپیسوڈز ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ پاکستان کی ملٹری جو ہے اس کا بڑا واضح اور بڑا دو ٹوک موقف اس ساری کی ساری صورتحال کے اوپر آلریڈی آ چکا ہے، چاہے وہ خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہو، چاہے وہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہو، یا پھر وہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہو، اور کل چیف آف دی آرمی سٹاف کا یہ کہنا کہ میں میڈیا والی وہ پالیسی تو نہیں رکھتا کہ جس طرح سے معاملات ہیں، لیکن میں ایک چیز کنفرم کر سکتا ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے الفاظ ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر جو الفاظ جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے میرے لفظ ہیں اور میرا ہی وہ موقف ہے۔ اب ایک جانب یہ سب کچھ ہے، وہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ نیب کا نیا آرڈیننس بھی آ چکا، خان صاحب کے گرد توشہ خانہ، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس، اور ایون سائفر کے معاملے کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ اعظم خان صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری لاپتہ ہیں، گمشدہ ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی تھی اور کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، وہ وعدہ ماف گواہ بن کے عمران خان صاحب کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، اور سب کو پھر اس میں اندازہ ہو گیا کہ وہ پھر غائب اسی طرح غائب ہے جس طرح کے محمد خان بھٹی جو کہ پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری جب غائب ہوئے تھے، پھر ان کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی، آل دونوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن اس ویڈیو میں وہ بڑے عجیب سی صورتحال کے اندر تھے، ایک عجیب سے اسٹیٹ آف مائنڈ میں بھی تھے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں، جو منظرنامہ کہ سائفر والے معاملے کے اندر بھی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو اسٹے آرڈر ہے کہ سائفر پر تحقیقات نہ ہو، کہ سائفر کے حوالے سے عمران خان کی جو آڈیو لیکس ہیں اور جو وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کے عمران خان کی آڈیوز ہیں ان پر تحقیقات کے حوالے سے دوبارہ حکومت نے رجوع بھی کر لیا ہوا ہے۔ مطلب جہاں جہاں سے گھیرا جا سکتا ہے، مزید آج عمران خان صاحب کی جو ہمشیر ہیں ان پر ایک اور وہ کرپشن کا مقدمہ درج ہو گیا، مطلب جہاں جہاں سے عمران خان صاحب کو گھیرا جا سکتا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اریسٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بات آ رہی ہے، پہلے یہ آ رہی تھی کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہے ان کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے بیسیکلی اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے ہوتے ہوئے خان صاحب کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس سے پہلے معاملہ ہو جائے اور شاید اس سے پہلے گیم جو ہے وہ بھی پڑ جائے۔ اب انصار عباسی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ظاہری بات ہے طاقتوروں کے حوالے سے بھی بڑی عام ترین ڈیٹیلز اور ایک بڑی انسائٹ رکھتے ہیں، ان کے ذرائع بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو انہوں نے ایک خبر دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آلدو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے پہلے یہ اعلان ہو چکا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے 1 مہینہ پہلے ہی اعلان کر دیا ہوا تھا کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا، اور ایک بہت بڑی خبر تھی، لیکن اس کے بعد سے یہ معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ obviously میری ذاتی خبر جو ہے، میرا انالیسس یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ یوز کیے جائیں گے، فیوریبل نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی جتنا جال جو ایک بچھایا جا رہا ہے اسی میں خان صاحب پھنس گئے تو پھنس گئے، اگر ضرورت پڑی تو پھر جا کے معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے جن مقدمات میں خان صاحب کو آج نامزد کیا گیا ان میں شامل تفتیش کریں گے، پھر اریسٹ کریں گے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جا کے ریمانڈ لے لیں گے، اور جس طرح انہی مقدمات میں پہلے لوگوں کے ریمانڈ ہیں اور ان لوگوں سے پھر ایک کمانڈنگ آفیسر آئیں گے، وہ آ کے کہیں گے کہ جی اس بندے کی ہمیں آپ ملٹری کورٹس کو تحویل دے دیں، مجسٹریٹ صاحب دے دیں گے۔ عمران خان صاحب کا پروسیس بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا اگر خان صاحب کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا گیا تو۔ اب اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے یا نہ چلانے کے حوالے سے تاحال فیصلہ نہیں ہو پایا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ کچھ وفاقی وزیر جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ ہونے
के हवाले से इमरान खान मिलिट्री ट्रायल के लिए मौजू केस है, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। यानी गवर्नमेंट और कुछ वज़रा जो हैं वो ये चाहते हैं और उन्हें लगता है कि ये एक इंतहाई मौजू केस है, ये एक इंतहाई आइडियल केस है और इमरान खान साहब इसके मास्टरमाइंड हो सकते हैं। सिविल और मिलिट्री हुकाम के दरमियान एक अमूमी इत्तफाक है कि इमरान खान 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड थे। यानी अभी सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है मौजूदा, उनके दरमियान इस चीज का इत्तफाक है। दे आर ऑन द सेम पेज इस बयानिए को लेकर के इमरान खान इसके मास्टरमाइंड थे। सिविलियन फरीकैन बशमूल वजीर आजम शहबाज शरीफ और कुछ वज़रा पहले ही कई मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के अहम मनसूबा साज थे। ताहम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अब तक इमरान खान समेत किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी तरफ से आने वाले बिलवास्ता इशारों से इसी बात का इंदिया मिलता है जो सिविलियन हुकाम खुलकर कहते हैं, नाम लेकर कहते हैं। पुलिस की जानिब से जमा किए गए शवाहिद और आतिशजनी में मुलव्विस गिरफ्तार शुदगान के बयानात की रोशनी में अब इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हमलों के सिलसिले में पर्चे काटने का सिलसिला जारी है और उन्हें रावलपिंडी, गुजरांवाला, मियांवाली के मुख्तलिफ थानों में दर्ज एफआईआर में नामजद किया गया है और उन्हें मजीद एफआईआर में भी शामिल किया जाएगा। जराए से जब यह पूछा गया कि क्या इमरान खान पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर अभी तक कंफ्यूजन है, अभी तक डिसीजन नहीं हो सका। और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि विफाकी हुकूमत की जानिब से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई मालूमात के मुताबिक 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के तनाजुर में मुल्क भर से गिरफ्तार किए गए कुल 102 शहरी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुकाम के पास हैं। इन 102 मुश्तबा अफराद में खवातीन या बच्चे जो हैं वो शामिल नहीं हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ भी सामने आ चुकी है ऑलरेडी कि खवातीन और 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उनका ट्रायल नहीं होगा और उन्हें वकील तक रसाई भी दी जाएगी। हफ्ते में एक दिन के लिए वो जो मिलिट्री कोर्ट्स में लोग होंगे उन्हें मिलवाया भी जाएगा। लेकिन एक चीज फॉर श्योर है, यानी इमरान खान साहब को सिविलियन साइड भी और मिलिट्री साइड भी, दोनों साइड्स जो हैं वो 9 मई के हमलों का मास्टरमाइंड समझती हैं और यही उनका बयानिया है। एंड दे ऑल आर ऑन द सेम पेज एज फार एज दिस पॉइंट इज कंसर्न। जो डिसाइड नहीं हुआ, जिस पर इनडिसाइसिवनेस है अभी, वो ये है कि इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए या नहीं। इसमें बहुत से विफाकी वज़रा तो यही चाहते हैं, लेकिन आई पर्सनली थिंक, जो मुझे इस वक्त समझ आ रही है कि मिलिट्री साइड जो है वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ों को देखेगी और मिलिट्री साइड ऑब्वियसली सारे प्रोज एंड कॉन्स देखेगी। और आई थिंक कि जो मुझे समझ आई है अभी तक बात करके, चीज़ें समझ के, सुन के सबकी, मुझे ये समझ आई है नाज़रीन इकराम कि मिलिट्री का आखिरी ऑप्शन ये होगा, वो ये नहीं चाहेंगे और फिलहाल वो डायरेक्ट इस तरह से खुलकर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ये करने से इज्तनाब करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, कि मुझे जो लग रहा है कि इस सब सिचुएशन में यही मामला बन सकता है। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।